हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ग्लोब के बारे में। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। ग्लोब के बाद जो है थोड़ा सा ग्लोब के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे महाद्वीप के बारे में, मतलब कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स के साथ ही हम मैप के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही हम अगर टाइम रहा तो ओशंस वगैरह की भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मतलब 2-3 जो हैं इसमें एक कंटेंट वो सारे जो हैं कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ग्लोब के बारे में बताती हूँ। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब बेसिकली सी बात है कि आपने सभी ने देखा होगा, ग्लोब ऐसे राउंड सा होता है बना हुआ। ठीक है, राउंड सा बना होता है ऐसे कुछ, और ऐसे उसका स्टैंड, मतलब बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा ये। ठीक है, तो इसमें एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक काल्पनिक रेखा बोलते हैं जिसे हिंदी में इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, इंग्लिश में। तो जो ग्लोब को ना 2 बराबर भागों में बांटती है, ऐसे आपने देखा होगा 2 बराबर भागों में उसको बांटती है। ठीक है, तो जो ये इमेजिनरी लाइन है इसको कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये जो इमेजिनरी लाइन जो खींची जाती है इसको इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर यानी कि विषुवत वृत्त, तो ये आपने याद रखना है। इस जो लाइन को है इसको हम कहते हैं, ठीक है, इस लाइन को इक्वेटर कहा जाता है। और हिंदी में विषुवत वृत्त 2 भागों में बांट रही है ये इसको। ये ऊपर वाला भाग आप मान लीजिए नॉर्थ साइड हो गया। ठीक है, और ये जो नीचे वाला भाग हो गया ये हो गया साउथ का। ठीक, तो जो नॉर्थ साइड है ये हमारी नॉर्थ साइड है। नॉर्थ साइड की तरफ अगर आप 23 नॉर्थ साइड में आप अगर 1.5 डिग्री जाओगे ऊपर तो ये हमारी रेखा हो जाती है। तो इसे हम इस टॉपिक को कहते हैं कर्क रेखा। तो ये हमारी कर्क रेखा है। ठीक है, तो ये हमारी कर्क रेखा है। ठीक इसी तरह अगर हम दक्षिण की तरफ नीचे आते हैं 1.5 डिग्री में नीचे आते हैं तो ये हमारी मकर रेखा हो गई। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये कैप्रिकॉर्न होगी, ये कैंसर। ठीक है, तो इसके बाद जो है 66 1.5 डिग्री जब उत्तर की तरफ, फिर इसके ऊपर जब जाते हैं, ये पूरा मिला के 66 1.5 डिग्री जब हो जाता है तो ये हमारा, अब ये बिल्कुल ही ध्यान याद रखना, इसको जो उत्तर की तरफ जो ध्रुव व्रत कहा जाता है इसको, मतलब आर्टिक सर्कल कहा जाता है इसको। जब ये ऊपर की तरफ 66 1.5 डिग्री जाता है तो इसे कहा जाता है आर्टिक वृत्त। ठीक है, आर्टिक वृत्त। और ऐसे ही 66 जब ये नीचे आता है 1.5 डिग्री तो इसे कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल। तो ये आपने याद रखना है ग्लोब के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ। जो इमेजिनरी लाइन होती है इसे कहा जाता है इक्वेटर यानी विषुवत वृत्त। जब 23 1.5 डिग्री ऊपर जाता है तो इसे कहा जाता है कैंसर यानी कर्क रेखा। जब 66 1.5 डिग्री ऊपर जाता है तो इसे आर्टिक वृत्त कहा जाता है। देन उसके बाद जब दक्षिण की तरफ ये नीचे आता है 23 1.5 डिग्री तो इसे कहा जाता है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के बाद जब ये 66 1.5 डिग्री जो है नीचे आता है तो इसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। तो ये ग्लोब के बारे में इंफॉर्मेशन थी थोड़ी बहुत। इसके बाद जो है, जो पृथ्वी के उत्तर में यानी नॉर्थ में स्थित आधा भाग जो है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जैसे ये नॉर्थ की साइड ऊपर चला गया, आधा भाग है, इसे ऑब्वियस सी बात है कि उत्तर की तरफ जाएगा तो फिर आधा भाग उसको क्या कहेंगे, नॉर्थ की साइड जो जाता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसे नॉर्थन हेमिस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, आधे भाग को नॉर्थन हेमिस्फीयर कहा जाता है। वैसे ही अगर दक्षिणी गोलार्ध होगा तो वो आधे भाग को क्या कहेंगे, साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक, तो ये जो विषुवत वृत्त है ये हो गया क्लियर।
ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब 23 1.5 डिग्री ऊपर जाता है तो ये कर्क रेखा है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझने में इजी होएगा। अब हम बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे मैप के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम जो है ये हो गया। एक और दो पॉइंट जो है वो आपने याद रखने हैं कि जब ये कर्क रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा जो है, इनके बीच सभी अक्षांश पर जब सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है, उस टाइम पे वहाँ पे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, यानी ऊष्मा प्राप्त होती है। जब ये दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी जितने भी अक्षांश हैं वो सारे जो है, सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में क्या होता है, बिल्कुल सिर के ठीक ऊपर होता है। जब ठीक सिर के ऊपर होगा, कर्क रेखा बिल्कुल सीधे होगा, तो उसमें क्या होगी, ज़्यादा ताप बाहर निकलेगा, ज़्यादा ऊष्मा होगी, हीट होएगी, उसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, टोरिड जोन कहते हैं उसे, ठीक है। इतना तो वैसे इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसी के बीच मैप की, ठीक है। मैप यानी मानचित्र। मानचित्र तो आप सबको पता है कि पृथ्वी की सतह यानी अर्थन सरफेस जो होता है, पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने का, मतलब कि पृथ्वी की कोई सतह है, चाहे मान लीजिए कोई पहाड़ लिया, कोई सड़क ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसका एक छोटा सा एक चपटी सतह पर जो है ना, एक मतलब एक भाग पर, एक पैमाने पर कोई भी बना दिया, कोई भी चित्र वगैरह जो ड्रॉ किया हमने, खींचा, उसको हम मैप कहते हैं, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो मैप जो है बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके वैसे तो बहुत ज़्यादा कई अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 प्रकार के मैप की बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल मैप्स यानी भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र, तो भौतिक मानचित्र में क्या क्या आता है, देखिए भौतिक मानचित्र में आप जैसे मान लीजिए जो हमारी जो प्रकृति से रिलेटेड जितनी भी आकृतियाँ हैं वो भौतिक मानचित्र में आ जाएंगे। लाइक एज हमारे जितने भी माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स हो गए हमारे जितने भी, उसके बाद हमारे पठार होते हैं जो जिन्हें हम प्लेटेस कहते हैं, उसके बाद हमारे जितने भी मैदान हो गए, नदियाँ होगी, रिवर होगी, महासागर होगी, ये सारे इन सभी के जो चित्र बनाए जाते हैं, इन सभी को दर्शाने के लिए जो है भौतिक मानचित्रों का जो है प्रयोग किया जाता है, जिसे उच्च मानचित्र भी कहते हैं, ठीक है। तो भौतिक मानचित्र में वो हो गए जो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, प्रकृति या नेचर से रिलेटेड जो बोल देते हो आप, नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो प्राकृतिक चित्रों में आ जाती हैं, ठीक है, इसमें आ जाती है भौतिक मानचित्र में। इसके बाद जो दूसरा है, जो सेकंड वाला है वो है पॉलिटिकल मैप्स, ठीक है। पॉलिटिकल मैप्स में क्या आएगा, यानी राजनीतिक मैप में क्या आएगा। अब राजनीतिक से ही आपको पता चल रहा है कि राज्यों के बारे में आएगा, यहाँ पे हमारे जितने भी स्टेट हैं राज्य के बारे में आ गया। उसके बाद हमारे जितने भी नगर हैं, हमारे जितने शहर हैं, हमारे जितने गांव हैं वो डिस्क्राइब किया होता है ना, आपने मैप में देखा होगा किसी एक पार्टिकुलर चीज़ के बारे में, जैसे किसी शहर के बारे में हमने मैप बनाया हुआ, इस शहर में इतनी गलियाँ हैं, इतना सब कुछ है, वो डिस्क्राइब किया होता है। तो राज्यों, नगरों और शहरों और गांवों और विश्व के जितने भी विभिन्न देश और राज्य हैं उन सब की सीमाओं को दर्शाने के लिए, उन सब की जो है दिशाएं, उनको दर्शाने के लिए जो है इन पॉलिटिकल मैप्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ठीक है, इन पॉलिटिकल मैप्स का यूज़ किया जाता है कहीं पे भी। तो पॉलिटिकल मैप्स में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी याद रखने में, इससे पता चल रहा है कि राज्य, नगर, शहर, गांव जितने भी हैं उन सबको जो है बताने के लिए इन मैप का यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक और मैप आते हैं, एक तो हमने कर लिए फिजिकल मैप्स यानी भौतिक मानचित्र, दूसरा पॉलिटिकल मैप्स कर लिए। अब एक और आता है थीमेटिक मैप्स होते हैं, इन्हें हिंदी में भी थीमेटिक ही कहते हैं।
ठीक है। थीमेटिक मैप्स जो होते हैं ये अलग तरह की, इससे विशेष तरह की जानकारी जैसे प्रदान करते हैं। जैसे हमें अब हमने देखो गांव, सड़क, राज्यों वगैरह के भी मानचित्र पता चल गए हमें कि इतने गांव हैं, इसमें इतने राज्य हैं, ये सब का पता चल जाता है। लेकिन ये जो थीमेटिक मैप है इससे हमें पता चलता है सड़क मानचित्र के बारे में, ठीक है। सड़क के बारे में सड़क मानचित्र आते हैं इसके अंतर्गत। और इसके बाद वर्षा के बारे में, वर्षा मानचित्र कहाँ कहाँ पे, ठीक है, वर्षा मानचित्र इसमें ऐड होते हैं। इसके बाद इसमें फॉरेस्ट के बारे में आ गया आपके, फॉरेस्ट आ गए। उसके बाद कई तरह के जो उद्योग वगैरह हो गए वो सारे आ गए। तो ये सब क्या है, ये सब थीमेटिक मैप के अंदर आते हैं। तो 3 तरह के आपने याद रखने हैं। एक तो रखने हैं आपने भौतिक मानचित्र याद, जिसके अंदर जो है पर्वत, पठार, मैदान वगैरह आगे, नदियाँ वगैरह आ गई। उसके बाद हमारा राजनीतिक मैप आता है, उसके अंदर जो है राज्य, नगर, शहर और गाँव वगैरह आ गए। और थीमेटिक मैप्स में जो है वो सड़क होते हैं, सड़क वगैरह, फॉरेस्ट हो गए, जितने भी उद्योग हैं उन सब के बारे में एक्सप्लेन किया होता है, ठीक है। तो ये मानचित्र के बारे में था। अब आगे हम कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे। कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारे महाद्वीप के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं कि पृथ्वी पर, इस अर्थ पर जितने भी हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, 7 पाए जाते हैं। कितनी संख्या है इनकी? 7 संख्या है इनकी। 7 तरह के कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है जल राशि यानी जल संधि से जो है अलग, एक दूसरे से जो है अलग होते हैं, ठीक है। कहीं पे मिलते हैं, कहीं अलग होते हैं। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? बहुत ही इजीली से आपको याद हो जाएंगे 7। पहले हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप है, वो है हमारा एशिया का, ठीक है। एशिया का है। एंड जो हमारा सेकंड है, सेकंड हमारा कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। अफ्रीका। थर्ड वाला हमारा है उत्तर अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद हमारा उत्तर के बाद आ जाएगा दक्षिण अमेरिका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो आएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ये हमारी होगी 5 कॉन्टिनेंट्स। इसके बाद आ जाता है 6 वाला यूरोप। और लास्ट वाला जो हमारा आता है, जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये है हमारे 7 महाद्वीप। याद कैसे रखने हैं? फर्स्ट हमारा एशिया है, उसके बाद ए से हैं, ठीक है। ए वाले सबसे पहले आएंगे। ए लेटर वैसे भी पहले आता है ना, तो एशिया ऐसे याद रख लेना है। एशिया हमारा सबसे पहले आता है, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो। उसके बाद अफ्रीका आ जाता है, ठीक है। अफ्रीका के बाद अब हम जाते हैं अमेरिका, यानी उत्तर और दक्षिण ये याद रखना है आपने, नॉर्थ और साउथ वाले हो गए, ठीक है। ये 4 ऐसे याद रख लेने हैं। पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उसके बाद उत्तर अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका। देन उसके बाद आएगा हमारा अंटार्कटिका। ये उत्तर और दक्षिण के बाद आपने अंटार्कटिका
करना है 5वां, और 6 वाला है हमारा यूरोप, और 7 जो लास्ट में है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में कि एशिया महाद्वीप क्या है और उसमें क्या क्या इंक्लूड है। ठीक है, तो जो एशिया महाद्वीप है ये सबसे ज़्यादा जो है बिग यानी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ये मतलब कि अर्थ पे इसका जो प्रेजेंस है जितना है ये 1/3 भाग है इसका, एशिया का 1/3 भाग जो है वो पृथ्वी पर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल जो इसका एशिया का है वो 1/3 भाग है इसका, और ये सबसे जो है बड़ा कॉन्टिनेंट है। कौन? एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद जो है ना ये जो महाद्वीप है ये कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। ये जो महाद्वीप है ना, कर्क रेखा आपको यहाँ पे दिखाई थी ना, यहाँ पे ग्लोब में, तो ये कर्क रेखा जो है वो इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। लाइक इसमें मैप में बताते हैं इसका। जैसे मान लीजिए एशिया यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ एशिया है, इसके ठीक इधर जो है वो यूरोप है, यूरोप के साइड जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल नीचे जो है वो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के इधर यूरोप के नीचे जो है वो है अफ्रीका, और जो इधर एशिया के बिल्कुल इधर साइड वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और जो हमारा अंटार्कटिक है 5वां वाला वो इससे भी नीचे है, यहाँ पे अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक। ठीक है, मैप में मैंने जैसे आपको ये बताया, देखिए तो ये जो महाद्वीप है ना, कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये बिल्कुल आपने याद रखना है, ये पॉइंट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और एशिया के जो है ना पश्चिम में जो है यूराल पर्वत है, एक एशिया के जो पश्चिम भाग है वहाँ पे जो है एक यूराल पर्वत है। ठीक है, एक यूराल पर्वत है, और जो ये यूराल पर्वत है ना ये इसे यूरोप से अलग करता है। यहाँ पे देखिए यूरोप से अलग करता है कौन? बीच में मान लीजिए यहाँ पे एक यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत है यहाँ पे एक, जो कि एशिया और यूरोप को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, ये भी याद रखना। एक बार ये इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि यूरोप और कौन सा ऐसा पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, तो वो जो पर्वत है बहुत इजी है याद रखना, यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है, तो ये इतना याद रखना है आपने। तो एक इसकी बात याद रखनी है कि एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और 1/3 भाग जो है इसका जो क्षेत्रफल है पूरे पृथ्वी पे। और इसके बाद जो है यूरोप और एशिया को एक पर्वत जो है अलग करता है, वो है यूराल पर्वत। इन दोनों को क्या है आपस में अलग करता है। और एक बेसिक सी बात आपने ये भी याद रखनी है कि कर्क रेखा से होकर ये पर्वत जो है, इस पर्वत जो कर्क रेखा है ना वो इस पर्वत से होकर गुजरती है, इस पर्वत से होकर गुजरती है। मान लीजिए ऐसे ये पर्वत है यहाँ पे, ठीक है, इससे होकर गुजरती है कर्क रेखा ऐसे। ठीक है, तो यूरोप और एशिया की जो भूभाग को जो है यूरेशिया कहा जाता है। अब इसका जो भूभाग है ना इन दोनों का मिक्स, अब यूराल पर्वत इन दोनों को अलग करता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो भूभाग है, दोनों का संयुक्त रूप से अगर भूभाग देखा जाए तो उस भाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया, इसे कहा जाता है यूरेशिया। ये भी याद रखना है आपने। एक तो यूराल पर्वत इन दोनों को क्या करता है? अलग करता है, लेकिन इन दोनों के ज्वाइंट जो भाग है इसको अगर देखा जाए तो इस पूरे ज्वाइंट भाग को, इन दोनों के ज्वाइंट भाग को यूरेशिया कहा जाता है। देखो, एशिया, यूरोप, यूरेशिया,
ऐसे बना है ना, ज्वाइंट किया हुआ है, ज्वाइंट भाग की बात हो रही है, तो इन दोनों के नाम को, जैसे ये होता है ना आजकल हस्बैंड वाइफ के नाम को ज्वाइंट करते हैं तो कुछ अलग नाम, एक न्यू नेम बन के आता है, वैसे यूरोप और एशिया को मिला के यहाँ पे यूरेशिया हो गया। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, याद रखना ईजी है। उसके बाद जो है इसमें एक और आपने जो बात याद रखनी है कि विश्व का बर्ड का जितना भी क्षेत्रफल है उसका लगभग, विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है, ठीक है, विश्व का पूरे वर्ल्ड का 29.5% जो भाग है, 29.5% जो भाग है वो एशिया के पास है। इसलिए तो इसे सबसे ज़्यादा बड़ा कहा जाता है, बिकॉज 29.5% भाग जो है एशिया के पास है पूरे विश्व का, और ये विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग, जो मैंने आपको बताया था, 1/3 भाग में फैला हुआ है। ठीक है, और इसके बाद जो है इसमें कौन कौन सी, इस महाद्वीप में स्थान पे जो है कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो एक तो यहाँ पे होते हैं चावल, जूट, कपास, चावल, जूट, कपास एंड सिल्क। ठीक है, जूट, कपास, सिल्क, ये सारे उत्पादन जो हैं इस देश में, जो इसमें सबसे पहले उत्पादन में पहले स्थान पर है ये। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं पहले स्थान पर, एशिया का नाम है इसमें। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे पहला स्थान है चावल, जूट, कपास, सिल्क में, तो वो इसका है। ठीक, और इसमें आपको और याद रखने की जो ज़रूरत है वो ये है कि इसमें जो सबसे ऊंचा पर्वत है ना माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत के अंडर है। ठीक है, तो ये थी एशिया के बारे में कुछ बातें जो कि हम रिपीट करते हैं। एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, हाँ, तो ये एशिया के बारे में था, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये। इसके बाद कर्क रेखा जो है इस पर्वत से होकर गुजरती है। इसके साथ ही ये मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच जो यूराल पर्वत है जो इन दोनों को अलग करता है, लेकिन जब इनको ज्वाइंट किया जाता है, ज्वाइंट इनके भूभाग को गिना जाता है, तो उसे यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है जूट, कपास, चावल और सिल्क की खेती वगैरह होती है, और विश्व का लगभग 29.5% जो भाग है वो इसी एशिया के पास है। तो ये था एशिया के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, अफ्रीका की बात करते हैं। सेकंड है अफ्रीका। तो अफ्रीका में क्या क्या है, देखिए, एशिया के बाद जो विश्व में सबसे दूसरा जो नाम लिया जाता है कॉन्टिनेंट का, जो सबसे बड़ा माना जाता है वो है अफ्रीका। ठीक है, सेकंड जो माना जाता है, सेकंड नंबर पे जो सेकंड नंबर पे माना जाता है वो है अफ्रीका हमारा। ठीक है, और अफ्रीका जो है ये विषुवत यानी इक्वेटर, इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, विषुवत वृत्त जो है, इक्वेटर जो है इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। ये है ना, जैसे ये इस पर्वत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरता है। ठीक है, विषुवत वृत्त। अब पहले में हमने क्या देखा था एशिया में, कर्क रेखा। ठीक है, अब इसमें कौन सा है, विषुवत वृत्त, जो हमारा ये जो दोनों को जो है अलग करता है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद जो है अफ्रीका का बहुत ही बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो बहुत बड़ा भाग अफ्रीका का है ना वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा बहुत बड़ा भाग जो है अफ्रीका का वो कहाँ स्थित है, उत्तरी की तरफ यानी नॉर्थन की तरफ इसका बहुत बड़ा भाग है। इसके बाद ये एक ऐसा महाद्वीप है, ठीक है, एक
इसका याद रखना है, ये एक अकेला एक ऐसा महाद्वीप है, एक ऐसा अकेला महाद्वीप है जिसमें देखो, एक तो मैंने बोला था ना कि ये विषुवत वृत्त के मध्य से होकर गुजरता है, तो मध्य में मतलब आधा यहाँ जाएगा आधा यहाँ पे भी जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर हिस्सा इसका उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे भी है। तो ये एक अकेला एक ऐसा महाद्वीप है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें क्या क्या आ जाता है, विषुवत वृत्त भी आ गया, जिसमें कर्क रेखा भी आ गई, और जिसमें मकर रेखा भी आ गई। तो यानी कि कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं इसके अंदर जो है आती हैं। तो इसका ये याद रखना है अफ्रीका का। कई बार ये पूछ लेते हैं कि तीनों कर्क रेखा, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं किससे होकर गुजरती है, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से होकर गुजरते हैं। तो ये कॉन्टिनेंट जो है, इससे तीनों जो है, एक तो देखो ये मध्य में, विषुवत के बिल्कुल मध्य में है, ज़्यादातर भाग इसका उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन थोड़ा सा भाग इसका इधर भी है। तो ये मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत तीनों ही रेखाएं जो हैं अफ्रीका के इसमें महाद्वीप में पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद जो सहारा का डेजर्ट है, रेगिस्तान जो है, विश्व का जो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ठीक है, वो भी अफ्रीका में स्थित है। कौन सा, जो सहारा का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान है ना, ये सबसे गर्म रेगिस्तान है, जो ये भी कहाँ है, अफ्रीका में स्थित है। सहारा रेगिस्तान जो है, जो सहारा रेगिस्तान जो है, वो भी इसी में जो है, इसी में पड़ता है, ठीक है। ये याद रखना है। एक तो ये याद रखना है अफ्रीका का कि इसमें तीनों ही रेखाएं पड़ती हैं, एक सहारा रेगिस्तान भी इसी में होकर इसी में पड़ता है, ठीक है। जो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है ना, सहारा रेगिस्तान, ठीक है। और ये महाद्वीप जो है ना, इसके चारों तरफ में क्या है, समुद्र और महासागरों से घिरा है। ये महाद्वीप ऐसा है जो चारों तरफ से क्या घिरा हुआ है, देखो यहाँ पे है महाद्वीप, तो ये कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तो मतलब वृत्त है ही, लेकिन ये सागरों और महासागरों से घिरा हुआ है। कौन, अफ्रीका जो है सागरों और समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। तो ये बिल्कुल याद रखना है। और जो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है अफ्रीका से होकर गुजरती है। यहाँ पे जो है नील नदी, अब देखो जहाँ पे इतना सारा भाग तो इसका अफ्रीका का आ रहा है ना, तो इस करके जो एशिया जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन वो इधर ऊपर की तरफ है, ठीक है। लेकिन ये क्या, तीनों को लेके चला हुआ है, तो इससे जो है नील नदी भी जो है अफ्रीका में ही जो है होकर गुजरती है, ठीक है, ये याद रखना है। और अफ्रीका का ज़्यादातर भाग जो 1/3 भाग है, वो 1/3 भाग इसका क्या है, मरुस्थल है वहाँ पे, ठीक है, मरुस्थल है ज़्यादातर। और इसकी जो है, इसकी भूमि भी कृषि योग्य है, ठीक है, इसकी भूमि भी कृषि योग्य है। लेकिन अफ्रीका की एक सबसे बड़ी बात जो आपने याद रखनी है, ये हीरे और सोने के उत्पादन में सबसे आगे है। तो सबसे ज़्यादा अगर हीरे की बात जहाँ पे भी आएगी, तो आपने बिना झिझक किए अफ्रीका का नाम ले लेना है, ठीक है, अफ्रीका का नाम ले लेना है, क्योंकि हीरे के जितने भी खाने हैं, जितने भी वो फेमस खान है ना, विश्व की सबसे बड़ी खान जो है हीरे की, वो क्या थी, हाँ, किम्बरले जो हीरे की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी खान है ये किम्बरले। तो ये पूछे, अगर इसके बारे में पूछ लेते हैं, किम्बरले जो है वो कौन से महाद्वीप में जो है स्थित है, तो वो अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका का नाम ज़्यादातर हीरे में आता ही आता है, तो आपने बिना झिझक के ये याद रखना है कि अफ्रीका का रिलेट जो है वो हीरे के साथ है, ठीक है। तो हीरे का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे होता है अफ्रीका में, तो ये याद रखना है आपने। और इसमें एक पर्वत भी ऊंचा है जिसे किलिमंजारो कहा जाता है, ठीक है, इसमें एक पर्वत भी पड़ता है जिसे किलिमंजारो कहा जाता है। बहुत बार ये भी आया हुआ है, किलिमंजारो कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो ये किलिमंजारो याद रखना है, किम्बरले याद रखना, ठीक, किलिमंजारो किम्बरले दोनों ही क्या है, अफ्रीका में है, ठीक है, दोनों ही अफ्रीका में है। और किम्बरले जो है सबसे बड़ी हीरे की खान है, खान का उत्पादन मतलब उत्पादन करने वाली खान है, तो ये भी क्या है, अफ्रीका में। और जहाँ पे भी हीरे का रिलेटेड नाम आएगा वहाँ पे आपने अफ्रीका ही करना है, ठीक है। तो ये था अफ्रीका के बारे में। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका, ठीक है।
नॉर्थ अमेरिका जो है हमारा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये तीसरा सबसे बड़ा जो है हमारा महाद्वीप है। लाइन वाइज मैं करवा रही हूँ इसलिए याद रखना है ऐसे। ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना ऐसे मैप बना के कि जहाँ पे ये नॉर्थ वाला था, नॉर्थ था, ठीक उसके जो है साउथ था, ठीक है, उत्तर अमेरिका था, ठीक है। तो ये दक्षिण जो है ना, दक्षिण यानी दक्षिण अमेरिका है, उसके साथ जो है एक नैरो स्ट्रिप जुड़ी हुई है। इसकी नैरो स्ट्रिप मान लीजिए उसको, नैरो स्ट्रिप, ठीक है, नैरो स्ट्रिप यानी कि एक संकरा स्थल है, थोड़ा सा भाग जो है एक दूसरे के साथ टच करता है इनका, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। स्थल संधि जिसे क्या कहा जाता है, पनामा स्थल संधि। अब स्थल संधि क्या होती है? स्थल संधि वो होती है कि दो स्थल जब आपस में दोनों देखिए दोनों का जब होता है ना, ऐसे मान लीजिए कोई बॉर्डर है एक दूसरे के साथ लग रहा है तो वो स्थल से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, तो वो स्थल संधि हो जाती है एक तरह की, ठीक है। जो जल संधि होती है, जल यानी कि दोनों एरियो के जो जल आपस में मिल रहे होते हैं तब वो जल संधि हो जाती है। तो स्थल संधि इस महाद्वीप की पूरी तरह से जो है ना, तो ये महाद्वीप जो है ना 3 महासागरों से घिरा हुआ है। तो विश्व की जितने भी मक्का उत्पादन का आधा भाग यहीं पे होता है। जितने भी मक्का उत्पादन होता है ना, मक्का का उत्पादन होता है वो ज़्यादातर जो है आधा तो इसी में होता है, उत्तर में ही होता है, ठीक है, उत्तर अमेरिका में होता है। तो आपने इसमें 3-4 बातें हैं वो याद रखनी है। एक तो ये याद रखनी है कि नॉर्थ और साउथ जो है इनका थोड़ा सा भाग जो आपस में नैरो स्ट्रिप मिलती है, जिसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं, ठीक है, पनामा स्थल संधि, ठीक है, ये याद रखना है। और मक्का का आधा उत्पादन जो है उत्तर अमेरिका में होता है, ये याद रखना है आपने इसमें। और मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ना, सुपीरियर झील जो है मीठे पानी की, सुपीरियर जो सुपीरियर विश्व की जो सबसे मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो भी इसी के अंडर आती है। तो इसमें ज़्यादा बातें आपने इसमें से याद रखनी, अफ्रीका की ज़्यादा याद रखनी है। इसमें जो उत्तर अमेरिका की हैं वो मेन यही याद रखनी है आपने कि वो उत्तर साउथ जो है आपस में नैरो स्ट्रिप इनके मतलब स्थल थोड़े से संकरे स्थल मिलते हैं, जिसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। दैट्स इट, इतना याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। तो जो हमारा दक्षिण अमेरिका है ये चौथा महाद्वीप हुआ, ठीक है, चौथा महाद्वीप बड़ा हुआ और इसका लगभग 2/3 भाग जो है ना, 2/3 भाग जो इसका 2/3 भाग है वो विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध में फैला हुआ है। मतलब ये विषुवत वृक्ष के दक्षिण में फैला हुआ है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, दक्षिण में है, दक्षिण में अमेरिका है तो दक्षिण में ही है, ठीक है, दक्षिण में, ठीक है, विषुवत रेखा के दक्षिण में। तो इसका बहुत बड़ा भाग जो है वन से रिलेटेड है, ये जहाँ बहुत सारा भाग है वनाच्छित कहा जाता है उसे, ठीक है, वनाच्छिदित कहा जाता है, कुछ है इस तरह से कहा जाता है, यानी वन बहुत ज़्यादा है इसमें। तो इसमें आपने सिर्फ यही याद रखना है, सबसे जो मेन आपको याद रखना है इसमें वो ये याद रखना है कि इसमें सबसे ऊंचा पर्वत है, इसमें एक सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है जिसे अकोंका कुछ इस तरह का नाम है, एकांका हुआ ऐसा है कुछ, एकांका इस तरह का नाम है, ये पाया जाता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में आपने एक याद रखना है, ये एकांका हुआ जो है जो पाया जाता है पर्वत शिखर, वो इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने का नहीं है, दक्षिण में इतना ही है। उसके बाद हम बात करते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका की बात करते हैं तो जो हमारा अंटार्कटिका है ये 5वां बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये भी कहाँ स्थित है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है ये अंटार्कटिका। ये कहाँ पे है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और इसमें जो है ना ये इसमें हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। ये जो पर्वत है ना ये मोटी बर्फ़ की परतों से
बर्फ़ की परतें होती हैं उससे ढका रहता है। ये अंटार्कटिका जो है ये मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है, इसीलिए जो है ये मनुष्य के रहने की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है तो यहाँ पे लोग नहीं रह सकते, इसलिए यहाँ पे लोग नहीं निवास कर सकते। लेकिन ये बहुत से देशों के जो है सबसे ज़्यादा जो शोध केंद्र पाए जाते हैं, यानी रिसर्च सेंटर, जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, बहुत सारे जो रिसर्च सेंटर हैं, जो रिसर्च स्टेशन कहा जाता है जिन्हें, वो सबसे ज़्यादा जो है अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। यहाँ पे मनुष्य रह तो नहीं सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च स्टेशंस पाए जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है अंटार्कटिका की सबसे मेन बात, कि ये मोटी बर्फ़ की परतों से घिरा होता है, इसलिए मनुष्य के रहने के लिए तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च स्टेशन हैं, ठीक है। और भारत के भी यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे, जिनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। ये याद रखना, ये भारत के भारत के जो हैं ये शोध संस्थान है, यानी रिसर्च स्टेशन है, जो कि यहाँ पे अंटार्कटिका में है। कौन कौन से हैं ये पूछ लिया जाता है, तो दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, ठीक है। ये दक्षिण गोलार्ध में है, इसलिए यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, मोटी बर्फ़। तो रिसर्च स्टेशंस होते हैं यहाँ पे, और भारत के भी 2 रिसर्च स्टेशन यहीं पे हैं, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। तो ये याद रखना है, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री जो है रिसर्च स्टेशन जो है वो इसमें यहाँ पे पाए जाते हैं। अंटार्कटिका का आपने ये याद रखना है, अंटार्कटिका मतलब कोई नहीं टिकता यहाँ पे, कोई टिक नहीं सकता, बस यहाँ पे रिसर्च सेंटर है। अब बात करते हैं हमारे यूरोप के बारे में। यूरोप, तो यूरोप जो है 6 वाला आ गया हमारा महाद्वीप, ठीक है, छोटा जो उत्तरी गोलार्ध में है। यूरोप जो है यू यानी मान लो सबसे ऊपर, यू यानी ऊपर, ठीक है, ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध में है यूरोप हमारा, ठीक है। यूरोप हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, और ये मैंने आपको बताया था कि इसको यूरेशिया भी, मतलब यूरेशिया, अब यूरोप का बताया था ना, एशिया और यूरोप को जो है अलग करता है कौन सा पर्वत करता है, यूराल पर्वत, और इन दोनों को जब जोड़ा जाता है, इन दोनों के संयुक्त भाग को गिना जाता है, उसे यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। प्रायद्वीप भी कहा जाता है उसको, यूरेशिया प्रायद्वीप, ठीक है। तो यूरोप एशिया में बहुत छोटा सा भाग है, और ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, ये भी बताया था मैंने आपको। और ये इसमें से जो है आर्कटिक पर्वत है, यानी आर्कटिक पर्वत इससे होकर गुजरता है। अब यूरोप जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो ऊपर जाके जो है आर्कटिक पर्वत है ना, वो इसी महाद्वीप से होकर जो है गुजरता है, ठीक है, इसी महाद्वीप से होकर गुजरता है आर्कटिक। बस इसमें ये याद रखना है 6 नंबर पे ये छोटा है, और एक ये एशिया का ही एक छोटा सा भाग है, ठीक है, जिसे गिना जाता है, जिसे यूरेशिया भी कहा जाता है। और ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, ये याद रखना है, 3 तरफ से जो है जल से घिरा है यूरोप, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। मेन तो इसका यूरेशिया वगैरह, यूराल पर्वत, ये सभी पूछे जाते हैं। अब हम सबसे छोटे महाद्वीप की बात करते हैं, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ये जो है हमारा सबसे ही छोटा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ये हमारा, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से कहाँ पे है, दक्षिण में स्थित है, पूरी तरह से दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और ये चारों तरफ से महासागरों, समुद्रों से घिरा हुआ, दक्षिण में स्थित है, तो इसलिए बहुत सारे समुद्रों और महासागरों से घिरा है ये। और इसका एक दूसरा नाम भी है, जिससे कहा जाता है द्वितीय महाद्वीप। ये भी बिल्कुल याद रखिएगा कि द्वितीय महाद्वीप के तौर पे इसे जाना जाता है, तो ये याद रखना है आपने, द्वीपीय, ठीक है, द्वीपीय महाद्वीप के तौर पे भी जाना जाता है। द्वितीय महाद्वीप के तौर पे जाना जाता है, जो इसे जाना जाता है आइलैंड कॉन्टिनेंट,
आइलैंड कॉन्टिनेंट यानी कि द्वितीय महाद्वीप के तौर पे जो इसे ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ये पूछा भी गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये द्वितीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएगा। पहला आप मान लीजिए एशिया, और दूसरा जो लास्ट में आ जाता है सबसे छोटा, उसको द्वितीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ये हमारे महाद्वीप के बारे में हो गया यहाँ पे। अब हम इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद जो है हम बात करें पर्वतों की, जो महासागर वगैरह ओशन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर ओशन की बात आज करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स ही कंफ्यूजिंग है थोड़े बहुत। तो हम बात बेसिकली अब कर लेते हैं पर्वत के बारे में भी, इसी में बात कर लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत हो जाए। इसके बाद हम बात करते हैं अब हमारे माउंटेन के बारे में, पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं हम।